आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 जो है इकाई 3 गणितीय शिक्षण के उपागम अप्रोचेस टू टीचिंग मैथमेटिक्स। सो हम देखते हैं इसका 3.1 क्या है, ये चलिए देखते हैं। प्रारंभिक स्तर पर गणितीय प्रत्ययों का संगठन का अर्थ एवं महत्व क्या है। प्रत्ययों के संगठन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं। पहला कारक है विद्यार्थी, परिवार, शिक्षक। विद्यार्थी की रुचि, विकास प्रक्रिया, मानसिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है। पारिवारिक सांस्कृतिक मूल्य, भाषा और रहन सहन का। शिक्षक अनुभवी, शिक्षक के पास उपलब्ध साधन होने चाहिए। फिर हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण विद्या होनी चाहिए, कक्षा का वातावरण, अधिगम स्तर देखना चाहिए। फिर प्रत्ययों का निर्माण का सिद्धांत क्या होता है। तो ये प्रत्यय निर्माण कैसे बनते हैं, मतलब उसका सिद्धांत क्या है। विषयों में तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम का सिद्धांत होना चाहिए, मतलब कि कैसे गिनती सिखाने के बाद हमें भिन्न या दशमलव का ज्ञान देना चाहिए, ना कि ऐसे कि हम बच्चों को पहले भिन्न सिखा रहे हैं फिर उन्हें गिनती, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। सो एक निश्चित क्रम होना चाहिए। अब क्रिया का सिद्धांत, क्रियाकलापों को हमें पुस्तकों में जोड़ना चाहिए, जैसे कि कुछ क्विज हो गई या पजल हो गई मैथ की। सो हमें बुक्स में, अपनी मैथ्स के बुक्स में ये क्रियाकलाप जोड़ने चाहिए। मृत सामग्री का प्रयोग, मतलब रटने की जगह हमें क्रियात्मक विधि का उपयोग करना चाहिए। हमें रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, क्रियाकलापों पर, मतलब कि कोई एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को समझाना चाहिए जिससे कि उनका ज्ञान स्थायी हो जाए, मतलब कि वो ज्ञान पक्का हो जाए, वो उनके दिमाग में बैठ जाए। आयोजित एवं प्रासंगिक पढ़ाई का सिद्धांत, समवाय। फिफ्थ है हमारा समवाय का सिद्धांत। इसमें क्या है, विद्यालय की सामाजिक तथा प्राकृतिक या दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग होना चाहिए। समवाय मतलब होता है कोरिलेशन मतलब किसी चीज़ के साथ हमें संबंध बैठाना, मतलब जैसे हम अन्य विषयों के साथ गणित का प्रयोग करते हैं, सभी विषयों के साथ हम गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे साइंस में करते हैं, आर्ट्स में भी हम कौन सा कितना इंच लेना है ये सब देखते हैं, और किसमें करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में गणित का प्रयोग हम करते हैं कैसे न कैसे। भूगोल में होता है, अब देखते हैं विभिन्न शाखाओं में हमें, मतलब कि जो गणित की विभिन्न शाखाएं हैं या फिर किसी अदर चीज़ की जिससे मैथ जुड़ा है, विभिन्न शाखाओं के साथ हमारा मैथ्स जुड़ा है। ठीक है, शाखाओं के परस्पर विभिन्न प्रकरणों का समवाय होना चाहिए, कार्यानुभव का समवाय होना चाहिए। अब चलते हैं हम 3.2 पे, गणित शिक्षण के विभिन्न दृष्टिकोण। यहाँ पे 3 दृष्टिकोण दिए गए हैं, ऐतिहासिक, एकाधिकारी और अन्वेक्षण। तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। पहला दृष्टिकोण कहता है हमारा, इसका झुकाव पाठ्यपुस्तक की ओर है। इसका झुकाव किसकी ओर है, पाठ्यपुस्तक की ओर। और ये सूचना प्रदान करने के साथ साथ चिंतन की प्रक्रिया की दिशा देता है, मतलब कि सूचनाओं के साथ साथ चिंतन करना चाहिए, चिंतन की तरफ हमें दिशा देता है, निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। ओके। एकाधिकार का क्या है, पाठ्य सामग्री तीव्र गति से पूर्ण हो, पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से प्रयोग में लाया जाए और उसे पढ़ाया जाए। ओके। फिर क्या है, वह अधिक संगठित होती है एवं छात्र उसे सरलता से पुनः स्मरण करने का प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें क्या कहा है, पाठ्य पुस्तक जो होती है वो अधिक संगठित होती है और सरलता से जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट, वो जल्दी से इसे रिवाइज कर सकते हैं, पुनः स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसमें अन्वेक्षण का दृष्टिकोण क्या है, इसमें छात्रों को चिंतन करवाया जाता है, छात्रों के समक्ष समस्या एवं चुनौतियों को पूर्ण रूप से रखा जाता है, जिसके समाधान हेतु वे स्वयं ही तथ्यों का संकलन करते हैं और स्वयं ही अपने निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अन्वेक्षण दृष्टिकोण का क्या था, वो बच्चों के सामने एक चुनौती या फिर समस्या रखते हैं, जिससे बच्चे खुद ही समाधान ढूंढें और खुद ही तथ्यों का संकलन करें, मतलब कि फैक्ट्स को ढूंढें और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालें, कंक्लूजन निकालें। फिर देखते हैं हम 3.3। इसमें क्या है, गणित की शिक्षा। अब हम देखते हैं 3.3, गणित आधारित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। गणित, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकती है। गणित की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को गणितीयकरण की क्षमता का विकास कराना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है, स्कूली गणित
सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान, संख्याओं से जुड़ी क्षमताएं, सांख्यिकी क्रियाएं क्या होती है, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई। माप दशमलव प्रतिशत इससे उच्च लक्ष्य है बच्चे के साधनों को विकसित करना ताकि वह गणितीय ढंग से सोच सकें व तर्क कर सकें और अमूर्त को समझ सकें। इसकी दो होती पाठ्यचर्या की, निम्न बिंदु, महत्वाकांक्षी, उच्च लक्ष्य को प्राप्ति, न केवल सीमित लक्ष्य की प्राप्ति। हमें उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए, हमें सीमित लक्ष्य नहीं देखने चाहिए। सुसंगठित टुकड़ों में विभिन्न प्रणालियों व शिक्षकों को ऐसा क्षमता में ढाला जाए जो माध्यमिक कक्षाओं में आने वाली विभिन्न वैज्ञानिक व सामाजिक अध्ययनों के क्षेत्र में समस्याओं को संशोधित कर सके। हमें जो मैथ्स है उसे इस तरह ढालना चाहिए जो कि हमारे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में समस्याओं को समाधान के लिए प्रयोग में लाई जा सके। अब इसका स्कूली दर्शन देखते हैं। स्कूली दर्शन क्या है? गणित आनंद में होना चाहिए, महत्वपूर्ण गणित सिखाया जाए और सार्थक समस्या को उठाएं, उन्हें हल कर सकें, गणित के मूल संरचना को समझें। अब आता है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं आप। अब आता है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट 3.4। इससे आगे सारा इम्पोर्टेंट है और आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर 2005 का पाठ्यचर्या भी इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो विधियाँ मैं आप पढ़ाऊँगी आपको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लिख सकते हैं। तो पहले देखते हैं आगमन विधि। इस विधि में प्रत्ययों एवं अनुभवों उदाहरणों का प्रयोग का अध्ययन करके नियमों को निकलवाया जाता है। पुनर्ज्ञान के आधार पर उचित सूझबूझ और चिंतन को आगे बढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उदाहरण से नियम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, बच्चों के सामने पहले एग्जाम्पल रखा जाता है और उससे कनेक्ट किया जाता है उनका पूर्व ज्ञान। ओके, उससे कनेक्ट करके, उनके पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करके हमें बच्चों से नियम निकलवाए जाते हैं। किसी भी तरह के ये किसी भी तरह में काम आ सकता है, किसी भी सब्जेक्ट में, और मैथ्स में भी ये बहुत ही हेल्पफुल है मेथड। कैसे? हम बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं पहले, फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों इसका मतलब आपको पता है, नहीं पता, उनका पूर्व ज्ञान जानते हैं कि वो इस बारे में क्या जानते हैं। फिर उसे कनेक्ट करते करते हम उनसे नियम निकलवाते हैं। ओके, अब इसमें मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल क्या है? हरा संतरा खाने पर खट्टा लगता है। हरा संतरा खाने पर खट्टा लगता है। जब भी हरा संतरा खाता है तो वह खट्टा निकलता है। तो उसका हरा संतरा देखते ही पूर्व ज्ञान अनुभवों के आधार पर वह यह बता देता है कि हरा संतरा खट्टा होता है। ठीक है, तो मैं इसे समझाती हूँ। एक बच्चा है जो हरा संतरा खाता है, तो उसे क्या लगता है? खट्टा लगता है। अब वो अगली बार कहीं और जाता है तो वो फिर से हरा संतरा खाता है तो उसे खट्टा लगता है। अब उसके दोस्तों ने उसे हरा संतरा दे दिया, वो खाता है, उसे खट्टा लगता है। तो क्या हुआ, अब वो जब हरा संतरा देखेगा, उसने अपने अनुभवों के अनुसार ये अपने दिमाग में बैठा लिया कि हरा संतरा खट्टा ही होता है। तो अब अगली बार जब वो हरा संतरा देखेगा तो वो मना भी कर देगा कि नहीं भाई, मैं नहीं खा रहा, ये खट्टा होता है। ठीक है, अब इसके सोपान क्या होते हैं, मतलब कि इसके वो क्या है, विधि क्या है? पहले हमें उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, फिर नियमितकरण और सामान्यकरण किया जाता है। पहले हम एग्जाम्पल देंगे, फिर क्या करेंगे, हम उनका निरीक्षण करेंगे, पूर्व ज्ञान को जांचेंगे, फिर बच्चों के द्वारा हम नियम निकलवाएंगे, फिर उन नियमों को परीक्षण करके उसे सत्यापित करेंगे। मतलब कि हम उसका परीक्षण करेंगे क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके, अब इसकी विशेषता क्या है, पढ़ते हैं हम। इसकी विशेषताएं हैं, छात्रों में ज्ञान स्थायी रूप से मिलता है, छात्र थकावट महसूस नहीं करते, परिणाम तक पहुंचने के लिए धैर्य और प्रसन्नता बनाए रखते हैं, नवीन नियम, संबंध, निष्कर्ष एवं सिद्धांत को ज्ञात किया जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म किया जाता है, क्योंकि ये एक मनोवैज्ञानिक एक व्यवहारिक विधि है। निरीक्षण शक्ति एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास होता है इस विधि द्वारा। तर्क आधारित होती है ये विधि, रट्टा लगाकर याद करने की प्रवृत्ति को समाप्त करती है। अब आता है आगमन विधि की सीमाएं। इसकी गति थोड़ी धीमी होती है। ज्ञान प्राप्ति में समय एवं परिश्रम अधिक लगता है। अनुभवी एवं योग्य अध्यापकों की आवश्यकता होती है। प्राप्त नियम एवं
एक निश्चित सीमा तक शुद्ध होते हैं एवं विश्वसनीय उदाहरणों पर। मतलब कि इसमें कहा गया है कि एक निश्चित सीमा तक हमारे जो भी आंसर आता है वो शुद्ध होता है, मतलब सही होता है, विश्वसनीय होता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा विश्वसनीयता नहीं पाई जाती, क्योंकि वो गलत भी हो सकते हैं बच्चे, क्या पता वो उनका पूर्व ज्ञान उससे जुड़ा ही ना हो। इस वजह से ये थोड़े अशुद्ध, मतलब कि एक निश्चित सीमा तक शुद्ध हो सकते हैं। विधि के लिए पर्याप्त बुद्धि एवं सूझबूझ एवं परिश्रम का प्रयोग किया जाता है। उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुचित है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है। अब हम अपनी अगली विधि पे चलते हैं, जो है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, बालकों को पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों एवं उदाहरणों के द्वारा दिए हुए नियम एवं सूत्रों को बतला दिया जाता है। बालक स्वयं इन नियमों की रचना नहीं करते। सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाया जाता है। अब निगमन विधि जो होती है वो आगमन विधि की अपोजिट होती है, उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। इसमें क्या होता है, जो भी नियम और उदाहरण है, जो भी अनुभव है, पूर्व अनुभव, वो पहले ही एक एक्सपर्ट कर लेता है और उन नियमों को निकाल लेता है और उसे ही बच्चों को बतलाया जाता है। यहाँ पे बच्चा खुद से नियम नहीं बनाता, ना ही निकालता। इसमें बच्चों को पहले ही नियम बता दिया जाता है, फिर बच्चे उस नियम को अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, नियम से उदाहरणों की ओर होता है और सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है। अब इसमें मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हरे संतरे वाला है, तो बच्चे को जानकारी दे दी जाती है कि हरा संतरा खट्टा है। तो और इसे सत्यापित कैसे करेंगे, टीचर्स या फिर कोई और अन्य व्यक्ति जो भी उस टाइम बता रहा होता है, तो क्या करता है, वो एक दो बारी हरा संतरे के 2-3 स्लाइसेस खा के बता सकता है कि देखो ये हरा है, तभी ये सत्यापित हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पहले ही मिल जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली जब हमसे त्रिज्या पूछी जाती है तो हम उसका आंसर इजीली निकाल देते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। प्रश्न हल करने के लिए अधिक समय नहीं लगता। स्मरण शक्ति को बढ़ाती है सूत्र याद करने से, मतलब सूत्र याद करने पड़ते हैं तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ती है। नवीन समस्या हल करती है। ज्ञात सूत्रों का उपयोग कर क्षेत्र को बहुत व्यापक होता है, मतलब ज्ञात सूत्र की उपयोगिता का क्षेत्र बहुत, मतलब कि ऑप्टिमम यूज किया जा सकता है। अगर हमें पहले से ही फॉर्मूलाज पता होते हैं तो हम बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। कम समय में अधिक ज्ञान। छात्र एवं अध्यापकों का कम परिश्रम करना पड़ता है। निगमन विधि की सीमाएं। प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है ये विधि, और ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। विधि की सफलता आगमन विधि के साथ ही उपयोगी पर निर्भर है, क्योंकि हमें इसमें भी नियमों के बाद उदाहरण देने पड़ते हैं। उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया अरुचिकर एवं नीरस हो जाती है। बच्चों को फॉर्मूलाज पता है और ज़्यादा बच्चों को 1-2 क्वेश्चन बता दिए जाते हैं, इस तरह करते हैं और बच्चे खुद से ही वो काम करने लगते हैं, तो इसमें ज़्यादा रुचि उत्पन्न नहीं होती। जो भी पढ़ाने का वो है वो बोरिंग हो जाता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट विधि पे, जो है विश्लेषण विधि। क्या है? विश्लेषण विधि। विश्लेषण का मतलब होता है जो इकट्ठी वस्तु होती है उसे छोटे छोटे भागों में बांटना। अब इस विधि में देखते हैं क्या है। इस विधि में किसी समस्या की तह तक पहुंचने के लिए और सरलता से हल करने के लिए उसे छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे भाग करते हैं। अज्ञात से ज्ञात तक पहुंचते हैं। निष्कर्ष से ज्ञात तथ्यों की ओर चलते हैं। क्रिया का प्रत्येक पद विविध तथा तर्कयुक्त होता है। ओके, अब ये एग्जाम्पल ले रखा है मैंने इसमें क्या बताया था, हम समस्या को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें ये एक एग्जाम्पल और हमें ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, सिद्ध करो। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल। A/B = C/D AC + 4B² BC = C² + 4BD/DC। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, C से C काट देंगे हम, फिर हम पे क्या बचेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। D की करेंगे हम AC + 4B² में और B की करेंगे हम C² + 4BD² में। ये हमारा बन जाएगा ACD 4B²D BC² 4BD², सॉरी B² D। हम यहाँ पर काट देंगे, C से C कट जाएगा,
और 4b² से 4b² कट जाएगा, हम पे क्या बचेगा AD इज इक्वल्स टू BC। फिर हमें यहाँ पे ये सिद्ध कर सकते हैं। ओके, ये हो जाता है हमारा। हमारे पास क्या थी, एक समस्या थी, हमने उसे छोटे छोटे भाग्स में डिवाइड करा और अपने अज्ञात से ज्ञात तक पहुँचे। हमें पता था ये निकालना है, हाँ, लेकिन अज्ञात मेथड क्या था, ये था। अज्ञात से ज्ञात की ओर पहुँचे और क्रमबद्ध तरीके से हमने इन्हें चलाया है और क्या किया है, निष्कर्ष तक पहुँचे हैं। ओके, अब हम चलते हैं संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है जो भी समस्या है उसके तथ्यों को कलेक्ट करना। इसमें हम कलेक्शन करते हैं। ओके, अब देखते हैं विधि। इस विधि में जब कोई समस्या सामने आती है तो सबसे पहले दी गई सबसे पहले दी गई सूचनाओं को एकत्र करते हैं और फिर उसका हल करते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है, तथ्यों की सत्यता की जांच की जाती है, परंतु प्रस्तुत समस्या का वास्तविक स्वरूप ज्ञात नहीं होता। ओके, अब इसमें फिर से यही क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या है, हमें ये सिद्ध करना है, अब की बार हमें ये सिद्ध करना है। अब हमारे पास ये दिया हुआ है, तो अब हम इसमें क्या जोड़ें ऐसा जो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ जाए। हम पहले सूचना इकट्ठी करेंगे और फिर हम अपना हल निकालेंगे। क्या करा है हमने, यहाँ पे दोनों पक्षों में 4b/c जोड़ा है, जिससे हमारा क्या निकल के आ गया है, ये इक्वेशन निकल के आ गई है। ओके, सो गाइज़, आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया हो। मैंने इसमें 4 वीडियो के बारे में आपको बताया है। आई होप आपको सारी वीडियो समझ आई हों। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। और 2 वीडियो और रह गई है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।